गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आधुनिक इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चन पेपर पर चलेंगे और जो न्यू व्यूअर हैं उनको मैं जानकारी देना चाहूँगी कि अगर आप इस तरह के ही हिस्ट्री के एमसीक्यूज बहुत सारे सॉल्व करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के माध्यम से प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। इसके अलावा आई बटन के माध्यम से भी आप इन प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो टाइम थोड़ा फिक्स नहीं है फ्रेंड्स, तो जब भी मुझे समय मिलता है मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर देती हूँ। तो चलिए आज इवनिंग में ही हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले दो व्यक्ति कौन थे? तो वो दो व्यक्ति थे मीर जाफर और राय दुर्लभ। और ये प्रश्न आया हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2006 में। व्याख्या देख लेते हैं एक बार इसकी। प्लासी के युद्ध के में नवाब के दो सेनापति मीर जाफर और राय दुर्लभ धनी बैंकर जगत सेठ सभी षड्यंत्र में शामिल हुए। अमीर चंद्र षड्यंत्रकारियों और अंग्रेजों के बीच मध्यस्थता का काम कर रहा था। 22 जून 1757 की रात में क्लाइव भागीरथी के तट पर स्थित प्लासी की अमराई में पहुंच गया, जहां नवाब पहले से ही अपने सिपाहियों के साथ उपस्थित था। लड़ाई 23 जून को सुबह प्रारंभ हुई। नवाब की ओर से मीर जाफर और राय दुर्लभ अपनी विशाल सेना के साथ चुपचाप खड़े थे। मोहनलाल और मीर मर्दन के अधीन केवल एक छोटी सेना ने, जिसे फ्रांसीसी अफसर सहारा दे रहा था, लड़ाई में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण कब स्थापित किया? तो ये स्थापित हुआ है 1773 में। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये प्रश्न आया हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2006 में। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण 1773 ईस्वी में स्थापित किया गया। 1772 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने ऋण देकर जहां एक ओर कंपनी को आर्थिक सहायता प्रदान की, वहीं दूसरी ओर उसके शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक जांच समिति की स्थापना की। इस जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर उस अधिनियम को पारित किया गया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं और जिसे संवैधानिक इतिहास का पहला महत्वपूर्ण सोपान कहते हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च शासन की स्थापना की। बंगाल के गवर्नर को कंपनी के भारत में संपूर्ण राज्य का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया तथा उसकी सहायतार्थ 4 सदस्यीय कार्यकारिणी नियुक्त की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलन बरो। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये भी प्रश्न आया हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन प्री इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2006 का। व्याख्या देखते हैं। जो एग्जाम किसी न किसी इस वीडियो में जो आप प्रश्न देख रहे हैं किसी न किसी एग्जाम के आए हुए ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपकी स्टडी ऐसे ही बेहतर होती जाएगी। तो जरूर से इस सीरीज को देखें। ये प्रैक्टिस सेट डी है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट ए, बी और सी पहले ही अपलोड हो चुके हैं और उनकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 1842 ईस्वी में ऑकलैंड के स्थान पर लॉर्ड एलन बरो गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया। सितंबर 1842 ईस्वी में उसने मेजर आउट्रम के स्थान पर चार्ल्स नेपियर को सिंध में कंपनी का रेजिडेंट नियुक्त किया।
अगस्त 1843 ईस्वी तक समस्त सिंध अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। सभी अमीर बंदी बना लिए गए और देश से निकाल दिए गए। लॉर्ड एलनबरो ने नेपियर की बहुत प्रशंसा की कि उसने मिस्र जितना बड़ा और उर्वरक प्रदेश अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। लॉर्ड मेयो का भारत में कार्यकाल 1869 से 1872 तक था। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? तो इनका जो आरंभिक नारा रहा है वो रहा है भूभाग नहीं व्यापार। प्रारंभ में इन्होंने यही नारा दिया था कि भूभाग नहीं व्यापार करना था। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2007 का ये प्रश्न रहा है। इसके अलावा 2000 प्री के एग्जाम में आया हुआ है इंडियन हिस्ट्री में, फिर हिस्ट्री के एग्जाम में आया है। इसके अलावा टीजीटी हिस्ट्री 2010 और एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति पीजीटी में 2019 में ये प्रश्न आया हुआ है। काफ़ी समय से डीएसएसबी की डिमांड हो रही थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगी डीएसएसबी के ओल्ड पेपर मुझे नहीं मिल पाए, लेकिन आप इस सीरीज में देखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन मैंने डीएसएसबी के भी आपको प्रोवाइड किए हैं। दिसंबर 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक व्यापारिक कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। पहले 15 वर्षों के पूर्वी क्षेत्र में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया। भारत में व्यापारिक गतिविधि प्रारंभ करने के उद्देश्य से कैप्टन विलियम हॉकिंस को तत्कालिक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में इसीलिए भेजा गया ताकि अंग्रेजों को सूरत में एक फैक्ट्री तथा भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त हो सके। हालांकि हॉकिंस को अपने उद्देश्यों में सफलता नहीं मिली, लेकिन 1615 को ब्रिटिश राजदूत टॉमस रो को सफलता मिली तथा सूरत सहित विभिन्न स्थलों पर व्यापारिक कोठियां स्थापित हुई। लेकिन इस चरण में कंपनी का उद्देश्य एकमात्र व्यापार ही रहा। इनके उद्देश्य 1740 के बाद परिवर्तन होने लगे तथा 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध ने इनके उद्देश्य को पूर्णतः राजनीतिक बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस बार व्याख्या काफी बड़ी है, तो क्वेश्चन की संख्या थोड़ा हम कम कर लेते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पे सूची दी गई है। तो सबसे पहले लॉर्ड बैटिंग दिए गए हैं। लॉर्ड बैटिंग किससे संबंधित है? सभी को पता है, सती प्रथा के उन्मूलन से। लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत। लॉर्ड रिपन प्रसिद्ध हैं स्थायी स्वशासन के लिए। लॉर्ड कर्जन बंगाल के विभाजन के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर बन रहा है, सबसे पहले हमने थर्ड लिया है, तो थर्ड 2 जगह दिख रहा है आंसर में। फिर हमने बी 4 लगाया है, तो हमारा उत्तर ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है। और पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2007 का ये प्रश्न रहा है। टीजीटी हिस्ट्री 2005 और 9 का ये प्रश्न रहा है। तो यहाँ पे हम व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उनके समय में राजा राम मोहन राय ने भारत में प्रचलित सती प्रथा के विरुद्ध एक व्यापक जनाधार तैयार किया। इसके फलस्वरूप 1829 में धारा 17 के तहत सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। आगे लॉर्ड डलहौजी का देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी जो कि 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा, उसके प्रमुख कार्यों में व्यपगत का सिद्धांत प्रमुख था, जिसके तहत उसने कई स्वतंत्र राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। उसने कई प्रमुख सुधार भी किए, जिसमें सैनिक सुधार, संचार, शिक्षा में सुधार, व्यापारिक सुधार आदि महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट लॉर्ड रिपन आ जाते हैं। लॉर्ड रिपन को स्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके काल में कई प्रमुख सुधार हुए, जिसमें प्रथम कारखाना अधिनियम,
फिर शिक्षा के संदर्भ में हंटर कमीशन की नियुक्ति और एल्बर्ट बिल आदि प्रमुख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, लॉर्ड कर्जन भी दिया हुआ था ऑप्शन में, तो इसकी भी जानकारी हम ले लेते हैं। लॉर्ड कर्जन भारत में अपनी प्रतिगामी नीतियों के कारण अत्यधिक विवादित गवर्नर जनरल रहा है। उसके काल की महत्वपूर्ण घटनाओं में 1905 में बंगाल विभाजन की प्रमुख घटना हुई थी। अन्य कार्यों में पुलिस अधिकारी सीआईडी की स्थापना, सिंचाई आयोग, अकाल आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना प्रमुख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा है कि सन 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था? तो यह कहने वाला था के.एम. पणिक्कर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2007 का ये प्रश्न रहा है। 1765 में क्लाइव दूसरी बार भारत आया तथा बंगाल का गवर्नर बना। अपने द्वितीय भारत प्रवास के दौरान उसने 1765 में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की, जिसके बदले नवाब को 53 लाख रुपए कंपनी द्वारा चुकाए जाने थे। इन प्रावधानों के पश्चात समस्त भू राजस्व पर कंपनी का अधिकार हो गया। क्लाइव ने दोहरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवान न्याय अपने पास रखे तथा आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी, न्याय एवं अन्य समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिए। अर्थात क्लाइव ने प्रशासन का अधिकार तो लिया लेकिन उत्तरदायित्व ग्रहण नहीं किया। यही द्वैत शासन प्रणाली कहलाई। इसके अनेक दुष्परिणाम हुए, जहां कानूनी व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई, वहीं व्यापार सभी नष्ट प्राय हो गए। उधर क्लाइव द्वारा स्थापित सोसाइटी फॉर ट्रेड भी लूट का एक साधन था। इसी को लक्ष्य, तो पूरी व्यवस्था ठप हो गई, वहीं कृषि व्यापार सभी नष्ट प्राय हो गए। उधर क्लाइव द्वारा स्थापित सोसाइटी फॉर ट्रेड भी लूट का एक साधन था। इसी को लक्ष्य करके इतिहासकार के एम पणिक्कर ने कहा, सन 1765 से 72 की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अगस्त 1765 में संपादित इलाहाबाद की संधि के विषय में असत्य है? तो जो असत्य हो रहा है, सीधे हम उत्तर पर आएंगे, वो असत्य हो रहा है ऑप्शन डी। युद्ध के हार जाने के रूप में सुजाउद्दौला संधि के निष्पादन के तत्कालिक बाद 50 लाख रुपए एक ही किस्त में अंग्रेजों को देने हेतु सहमत हुआ। ये गलत है, बाकी सभी करेक्ट है। करेक्ट वाले भी एक बार रीड कर लेते हैं। इसमें 11 उपबंध थे। फिर बी कहता है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांतों के दीवानी का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस संधि से प्राप्त हुआ। इस संधि के द्वारा कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर संपूर्ण अवध सुजाउद्दौला को दे दिया गया। तो ये सभी करेक्ट हैं, केवल डी ऑप्शन हमारा गलत हो रहा है और यही हमारा उत्तर बनेगा। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2007 का ये प्रश्न रहा है। बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 में कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि संपन्न हुई। इस संधि में कुल 11 उपबंध थे। तो इसमें 11 कुल उपबंध थे और अवध से कड़ा और इलाहाबाद लेकर मुगल बादशाह को दे दिए गए थे। मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष देना स्वीकार किया। अंग्रेजों ने हैदराबाद के उत्तर के जिले उत्तरी सरकार को जागीर के रूप में मुगल बादशाह को प्राप्त किया। उपरोक्त 4 उपबंधों के अलावा शेष 7 उपबंध नवाब के साथ किए गए थे, लेकिन प्रश्न का चौथा कारण सत्य नहीं है, जैसा कि हमने टिक भी किया है, क्योंकि सुजाउद्दौला संधि के निष्पादन के तत्काल बाद 50 लाख रुपए एक ही किस्त में अंग्रेजों को न देकर 9 किस्त में देने के लिए तैयार हुआ था। अतः प्रश्न का चौथा कारण सत्य नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन रेगुलेटिंग अधिनियम में दिए गए गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य नहीं था? तो जो सदस्य नहीं बना था वो था ले मास्ट्रे। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2007 का ये प्रश्न रहा है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसके अनुसार भारत में शासन का भार गवर्नर जनरल तथा उसकी 4 सदस्य वाली परिषद पर डाल दिया गया। यद्यपि इस परिषद का अध्यक्ष गवर्नर जनरल होता था, परंतु निर्णय बहुत से करने होते थे। गवर्नर जनरल के निर्णय मत का प्रयोग केवल बार मत की अवस्था में ही हो सकता था, जो 5 सदस्यीय परिषद में बहुत कम हो सकता था। इस परिषद में 5 सदस्य थे: हेस्टिंग, बॉरवेल, क्लेवरिंग, फ्रांसिसी, मॉनसन। इन उपरोक्त सदस्यों में फ्रांसिस सबसे महत्वाकांक्षी तथा योग्य था। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में लोमास्ट्रे शामिल नहीं था। जैसा कि यहाँ पे प्रश्न में आप देख सकते हैं, सर जॉन क्ले वॉरिंग और कर्नल मॉनसन और रिचर्ड बारवेल ये सभी शामिल थे, लोमास्ट्रे शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कुशल अकर्मण्यता की नीति का संबंध था। तो ये संबंध रहा है जॉन लॉरेंस से। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2007 का ये प्रश्न रहा है। कुशल अकर्मण्यता की नीति का संबंध ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई अफगानिस्तान नीति से है। इस नीति का पालन जॉन लॉरेंस के समय से लेकर नॉर्थ ब्रुक के समय तक किया गया। वास्तव में अफगान युद्ध में अंग्रेजों की जो हानि हुई और अफगानों की जिस स्वतंत्र भावना का परिचय उन्हें मिला, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप कुशल अकर्मण्यता की नीति का आरंभ हुआ। यद्यपि इस नीति की उत्पत्ति का आधार लॉर्ड कैनिंग के पत्रों में मिलता है, लेकिन इसका मुख्यतः लॉर्ड लॉरेंस से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं और ये रहा लास्ट क्वेश्चन। जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया था? तो ये अधिकृत हुआ है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2008 का ये प्रश्न रहा है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। व्याख्या देखने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी मैं आपको सभी जो भी इस चैनल पर वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट एक बार दिखाऊंगी, ताकि आप अपनी चॉइस के अनुसार वीडियोस देख सकें। तो ये देख लेते हैं एक बार व्याख्या को। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक फरमान द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री खोलने की आज्ञा प्रदान की। इसे उत्साहित होकर अंग्रेजों ने सर थॉमस रो को 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भेजा, जिससे उन्हें अन्य जगहों पर फैक्ट्री खोलने तथा व्यापार करने की अनुमति मिल जाए। यह इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था। तो चलिए एक बार वॉच कर लेते हैं कि इस चैनल पर आपको कौन कौन से वीडियो मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं इस चैनल पर, और ज़्यादातर वीडियो सभी हिस्ट्री से ही रिलेटेड हैं। आप जो NTA UGC नेट पेपर कराता है उसके फर्स्ट पेपर को यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो इतिहास का पेपर होता है उसको मैंने डिवाइड करके यहाँ पे अपलोड किया है। आप उसका प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन अलग सॉल्व कर सकते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री का अलग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्लेलिस्ट आप खोल कर देख सकते हैं। इसके अलावा TGT PGT के प्रश्न क्वेश्चन आंसर और ओल्ड पेपर यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर खोलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट क्रिएट किए गए हैं, लिंक दिए गए हैं और लिंक के माध्यम से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। आई बटन का यूज करके भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो में जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।